आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट होती है, रिसोर्सेज कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, एलोकेशन को कैसे डिफाइन करता हूँ, रिक्वेस्ट को कैसे डिफाइन करता हूँ। तो ये एक बेसिक मैंने दे दिया था, लेकिन जब हम डिटेक्शन एल्गोरिथम की तरफ चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बेसिस पे ये बता सकते हो कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक हो सकता है या नहीं। उसके अलावा हमने बोला था कि लेट्स अज्यूम कि डेडलॉक वाली सिचुएशन हमको पता है कि क्या है डेडलॉक। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनको यूज किया जा सकता है टू हैंडल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक। नहीं 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 पीयूष, लेट नहीं हो, बट तुम्हारा नाम पहली बार देखा है, तो अगर तुम पहली क्लास है तो डेफिनेटली यू आर टू लेट, बट आज की क्लास में यू आर नॉट लेट। ठीक है। इसके अलावा मैंने 3 आपको स्ट्रेटेजीज बताई थी टू हैंडल दी सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। पहला था कि आप डेडलॉक को होने ही मत दो, और उस चीज के 2 तरीके थे, या तो प्रिवेंट फ्रॉम डेडलॉक टू अकर, और ट्राई टू अवॉइड द डेडलॉक बाय डूइंग समथिंग। That what is that something is that we'll discuss. That's some basically called Banker's algorithm. We'll discuss, and we will also try to understand that why do we call it Banker's algorithm. तो ये थी, अगर मैं इन दोनों में से या तो मैं डेडलॉक प्रिवेंशन का यूज करता हूँ या डेडलॉक अवॉइडेंस का यूज करता हूँ, तो उस केस में यहाँ पर कभी कोई डेडलॉक नहीं होगा। दूसरी मैंने बोली थी दैट लेट द डेडलॉक हैपन, लेट डेडलॉक हैपन। इट्स वेरी रेयर सिनेरियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेडलॉक होता है और उससे वो बहुत रेयरली होता है, तो डू वन थिंग कि डेडलॉक जब होगा तो उसको होने दो, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो या डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो आप सिस्टम के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हो, सिस्टम की फंक्शनलिटी वैसे ही बहुत स्लो हो जाती है। नहीं, कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है, कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है। बेसिकली जितना बोल रहा हूँ उतना ही रिलेटेड है, ठीक है, उससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है। नाउ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अगर मैं डेडलॉक को अवॉइड करने की या उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ, जिससे ऑलरेडी मेरे सिस्टम की जो वर्किंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो हमने बोला यार एक काम करो, इतनी रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छी नहीं लग रही, सिस्टम जैसे काम करता है उसको वैसे काम करने दो, है ना। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में शायद वो खुद ही डेडलॉक ना होने दे। ठीक है। लेकिन जब होगा तो फिर क्या? अगर होगा तो आपको ये पता करना जरूरी होगा कि आप ये देख पाओ कि डेडलॉक हुआ है या नहीं, और अगर डेडलॉक नहीं हुआ है तो फिर उसको चलने दो, कोशिश करेंगे। एक तीसरा है कि अगर डेडलॉक इज समथिंग जो सालों में एक आध बार हो रहा है, जो सालों में एक आध बार हो रहा है, अगर ऐसी चीज है डेडलॉक जो सालों में एक आध बार होती है, तो फिर क्या अवॉइड करना, क्या प्रिवेंट करना, क्या डिटेक्ट करना, क्या रिकवर करना, जिस दिन होंगे उस दिन रीस्टार्ट कर देंगे, है ना। तो तीसरी सिचुएशन है कि इग्नोर करो डेडलॉक को, इसके बारे में सोचो ही मत ज्यादा। जिस दिन लगेगा कि अरे यार ये तो सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत अजीब सा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको रीस्टार्ट मार देंगे। ठीक है। तो दिस आर 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, बट स्टे अपार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक दैट क्या सिचुएशन है डेडलॉक के लिए। तो डेडलॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो अगर मैं डेडलॉक को मॉडल करना चाहूं तो मुझे एक ऐसा ही सिस्टम समझना पड़ेगा, ऐसा ही सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा जिसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे, या तो फिर वो अबंडेंट में आपके पास नहीं रखे हुए हैं, बहुत सारे नहीं। ठीक है। अब अगर मैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करूं तो ऐसा मत सोचना कि आपके सिस्टम में एक ही टाइप के रिसोर्स होंगे। आपके सिस्टम में अलग अलग टाइप के रिसोर्स हो सकते हैं, है ना। और अलग अलग टाइप के जो रिसोर्स हैं, हर टाइप के, लेट्स अज्यूम कि एक रिसोर्स टाइप है वन, रिसोर्स टाइप वन, उसके अंदर उस टाइप के कितने रिसोर्स हो सकते हैं? तो उस पर्टिकुलर टाइप के 25 रिसोर्स हो सकते हैं। इसका मतलब उस रिसोर्स की 25 डिफरेंट कॉपीज हो सकती हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो समझेंगे। अभी हम सिंपल सी कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि हमारे पास एक ही टाइप का रिसोर्स है, हमारे पास एक ही टाइप का रिसोर्स है। तो दिस, सो मैंने कल ही बोला था कि इस चीज को समझने के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझने की कोशिश करें कि डेडलॉक है क्या। अगर वो एक बार समझ गए तो सारी की सारी चीजें हो जाएगी। सो जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर consider a system which has n processes
and a single type resource n processes and a single type resource R and a single type resource R, right? Now 6 copies of available of that resource are in the system. Six copies are available of resource R in the system. Now, if each process requires 2 copies, if each process requires 2 copies of resource R, if each process requires 2 copies of resource R to complete its execution, if each process requires 2 copies of resource R to complete its execution, then what is the maximum value of n? What is the maximum value of n for which we can ensure? What is the maximum value of n for which we can ensure deadlock free operation? What is the maximum value of n for which we can ensure deadlock free operation? Give me the answer. Give me the answer if you understand the concept of deadlock. Correct answer. Correct. Sorry, Akash. I need good morning, Shubhendu. In between question. Correct, Chandra Prakash. चलो सो सारे लोगों को ट्राई करना है. डोंट वेट फॉर द आंसर, क्योंकि वो चीज आपको सिखाएगी नहीं. डोंट वेट फॉर द आंसर. अगर गलती कर रहे हो तो गलती करो. मुझे दिखाना कितने स्टूडेंट्स हैं लाइव. आई गॉट 6 आंसर्स. 19 students and I got only 6 answers. Wow. ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा. रामायण चल रही है क्या यहाँ? मस्त देखा शुभेंदु. सॉरी, बाद में चेक करना, क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा. तनुजा इज गिविंग द आंसर. बेटा मुझे n की वैल्यू ही तो पता करनी है तनुजा. हाउ कम द आंसर कैन बी n-2? अगर मुझे n की वैल्यू ही पता करनी है, then what am I asking for? N is the number of processes and I'm asking for the maximum number of processes up to which we can ensure the deadlock free operation. So we are looking for the maximum value of n actually. So what is the maximum value of n to ensure deadlock free operation? So maximum value of n cannot be in terms of n. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं. तो let's start. Think of it one by one. So let's assume कि मेरे पास सिर्फ एक प्रोसेस है P1 और अगर उस प्रोसेस को सिर्फ हर प्रोसेस को कितनी कॉपीज चाहिए? 2 कॉपीज चाहिए. अगर मेरे पास 6 कॉपीज ऑफ रिसोर्स R है तो मैं 2 कॉपीज ऑफ रिसोर्स R इस प्रोसेस P1 को दे दूंगा और ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी. There will not be any problem, right? Now
सेकंड केस, अगर मेरे पास 2 प्रोसेसेस हैं P1 and P2, so in this particular case I will still be available with 4R. In this particular case I will still be left with 4 copies of resource R. No Piyush, no Shubhendu. Now, this is new. This case when there are 2 processes and every process requires only 2 copies and you have 6 copies. So you can give 2 resources, 2 copies of R to process P1 and 2 copies of R to process P2, and both of them can complete their execution. There will be no problem at all. Now, maximum of you have given the answer as 3. जिन लोगों ने भी अलग आंसर देने की कोशिश की उन्होंने आंसर दिया है 3. लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3. सुनना है अभी, सबको समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहे थे और बात क्या है. इन दोनों को इस प्रोसेस को 2 रिसोर्स दे दो, इस प्रोसेस को 2 रिसोर्स दे दो, इस प्रोसेस को 2 रिसोर्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं. So you have utilized all 6 resources. So up to 3 processes, you can always ensure that there will be no deadlock. But tell me, will there be deadlock if there are 4 processes? Will there be any deadlock if there are 4 processes? The people who are answering the maximum number of processes will be 3 for this particular question. Just think that if there are 4 processes, will there be any deadlock? So let's try to understand the situation. This is process P1, this is process P2, this is process P3, this is process P. Now let's assume if we allocate only one copies of resource R to all the processes. If we allocate only one copies of resource R to all the processes, then in this particular case, no process will be able to complete its execution till now. No process will be able to complete its execution till this point of time. But you still have 2 more copies. नहीं हो रहा है बफर फहद, नहीं हो रहा है बफर. चेक करो, बाकी लोगों को नहीं होगी दिक्कत क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना. आपके नेटवर्क में कोई इश्यू होगा. ना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने इन चारों को एक रिसोर्स आर दे दिया, लेकिन अभी भी तो आपके पास 2 रिसोर्स आर अवेलेबल हैं. तो कोई और प्रोसेस तो है नहीं सिस्टम में, तो इनमें से किन्हीं भी 2 प्रोसेस को लेट्स अज्यूम कि मैं एक आर इसको दे देता हूं और एक आर इसको दे देता हूं. तो आफ्टर कंप्लीशन दिस प्रोसेसेस विल रिलीज 4 R becomes free. So out of those 4 copies of resource R, one can be provided to process P3 and another can be provided to process P4, and ultimately P3 and P4 will also complete their execution. What is deadlock? Deadlock actually corresponds to the situation when आपकी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन आगे अब बढ़ ही नहीं सकता. डेडलॉक से क्या मतलब था कि आपकी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आगे बढ़ ही नहीं सकता. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ. आपको ये लगा कि सर अगर 4 प्रोसेस थी और लेट्स अज्यूम कि अगर 3 प्रोसेस को दो रिसोर्स मिल गए तो एक को तो रिसोर्स मिला ही नहीं. बट बात समझो, क्या ये प्रोसेस जीवन भर चलती रहेंगी? क्या ये प्रोसेसेस जीवन भर एग्जीक्यूट करती रहेंगी? नहीं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम these processes will complete their execution, and after completing their execution, they will eventually release the allocated resources. So after the execution of these processes, the resources will become available, and those resources can be given to the remaining processes, and those remaining processes will also complete their execution. हाँ या ना? यही चीज समझनी थी. जितने लोगों का 3 आंसर था वो सिर्फ यहां तक सोच पाए. कि सर यहां तक तो सब बढ़िया है, लेकिन क्या ये समझ में आता है कि अगर 4 प्रोसेसेस भी हैं तो भी डेडलॉक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कि
आई मीन अगर आपकी दो किसी भी दो प्रोसेस को भी दो रिसोर्सेज मिल गए तो अल्टीमेटली वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, और वो दोनों रिसोर्सेज बाकी दोनों प्रोसेसेस में शेयर हो जाएंगे और बाकी दोनों प्रोसेसेस भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेट्स assume what happens if there are 5 processes P1, P2, P3, P4, P5. Now the idea is, if we provide one copy of resource R to all the processes from P1 to P5, then up to this point of time, none of them will be able to complete its execution. But there is one more copy of R. This one more copy of R can be given to either of these 5 processes. This one more copy of R can be given to either of these processes, and once you provide that resource to that particular process, this process will complete its execution, and afterward 2 copies of resource R will become available. Now, these 2 copies of resource R can be provided to 2 different processes. Those 2 processes will eventually complete their execution, and after completion, they will produce 4 more copies of resource R. And out of those 4 copies of resource R, one copy can be provided to process P4 and another copy can be provided to process P5. That is, all the processes can complete their execution even if there are 5 processes in the system. Even if there are 5 processes in the system. We are not saying that the execution of a process will not get delayed. We are not saying that the execution of a process will not get delayed. Obviously, the execution of a process is getting delayed. By the time the other processes will complete their execution and will release the resources, other processes will have to wait. But does it correspond to deadlock? No, it does not correspond to deadlock. So up to 5 processes, there will not be any deadlock. Up to 5 processes, there will not be any deadlock. But what happens if there are 6 processes? What happens if there are 6 processes? P1, P2, P3, P4, P5, and P6. We have 6 copies of resource R. So if we provide one copy of resource R to each process from P1 to P6, then you are exhausted with all the resources available to you in the system, and none of the process can complete its execution. So remaining copies of R are 0. Now at this point of time, so this is the situation. अगर इस तरीके, अब बात समझना सर, क्या ये हमेशा जरूरी है कि अगर आपके पास 6 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर हो और आपके पास 6 प्रोसेसेस हो जिनको 2 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर चाहिए, तो क्या वहां पर हमेशा जरूरी है कि डेडलॉक होगा? सो द न्यू क्वेश्चन इज, the next question which I am asking is that if the situation is same, that if we have 6 copies of resource R and every process requires 2 copies of resource R to complete its execution, and in that case if there are 6 processes in the system, then is it necessary that there will always be deadlock? क्या जरूरी है कि वहां पर हमेशा डेडलॉक होगा? बोलो फटाफट।
क्या ये जरूरी है कि वहां पर डेडलॉक होगा? अगर ऐसी सिचुएशन है तो सॉरी किशन, सॉरी रूपम, in that case can't we say that number of processes beyond 6 will lead to deadlock and 6 is the minimum number? No, the question needs to be framed in different way. Piyush, not the minimum number. If somebody asks that what is, I mean, you cannot say so. That with 6 processes there will always be deadlock. अगर ऐसा होता कि with 6 processes वहां पर हमेशा deadlock होता, तो मैं बोलता कि with minimum number n, what is the minimum value of n such that there will always be deadlock? I did not say so. So I'm not asking for the minimum number of processes. The thing will be something else. यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कि मिनिमम की टर्म में सोचोगे that's what will be the minimum number of processes such that there will be deadlock. You cannot say anything. समझते हैं अभी? ऑलवेज नहीं होगा, अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो कंफर्म होगा डेडलॉक। अरे क्या फालतू। नो सर, इफ एनी प्रोसेस नॉट एक्सेस एनी रिसोर्स तो प्रिवेंट डेडलॉक। नो सर, इफ एनी प्रोसेस नॉट एक्सेस एनी रिसोर्स। क्या तो भी लिखते हो भाई तुम, क्यों नहीं समझना? चलो अब बात समझने की कोशिश करना। मैंने क्या समझाया आपको उसको समझो। मैंने आपसे बोला up to 5 processes, no matter what, there cannot be deadlock in the given situation. But if there are 6 processes, then सुनना अच्छे से, if there are 6 processes, then there may be deadlock if the allocation of resource to the processes is such that each process acquires one copy of resource R and waiting for one more copy of resource R, then only there will be a deadlock. Right? Now, does it mean that if there are 6 processes, then there will always be a deadlock? No, it does not mean so. Let's try to understand. क्या बता रहा हूं मैं? बोल रहा हूं कि अगर 6 कॉपीज हैं रिसोर्स, 6 प्रोसेसेस हैं, अगर 6 प्रोसेसेस हैं और 6 कॉपीज हैं, इसका लेना देना उससे नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोसेसर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉपीज, मत सोचना ऐसा। अगर 6 प्रोसेस हैं और 6 रिसोर्सेज हैं और आपके हर प्रोसेस को 2 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर रिक्वायर्ड हैं, तो विद 6 प्रोसेसेस देयर विल बी डेडलॉक। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर सिचुएशन व्हेन देयर आर सेम 6 processes but the allocation of resource in a different way. If we allocate 2 copies of resource R to process P1 while P2, P3, P4 and P5 holds only 1 copy of resource R and no copy is yet allocated to process 6, then what will happen? At some point of time, process P1 will complete its execution and 2 copies of resource R will become available. Now, out of these 2 copies of resource R, even if 1 copy is allocated to this process P6, then there is one more copy of resource R and all the remaining processes requires only one more copy of resource R. So this another copy can be given to any of these 5 processes. If it is given to any of these 5 processes, then after a while that particular process will also release 2 copies of resource R. Now those 2 can be provided to other 2 processes and they will eventually release 4 copies of resource R. Out of those 4 copies of resource R, one can be provided to remaining 2, one copy can be provided to remaining 2 processes and they can also complete their execution. So I hope you understand that if there are 6 processes in the same situation, then the deadlock is not necessary. But
there cannot be any deadlock. There cannot be any deadlock if the number of processes are less than 6. If the number of processes are less than 6. So up to what value of n? So up to what value of n you can always ensure deadlock free operation? Up to n equals to 5. Up to n equals to 5. You can always ensure deadlock free operation. That is no matter in what manner the resources are allocated to the processes. If there are 5 processes, then no matter in what manner the resources are allocated to the processes, each and every process will complete its execution after some time. Therefore, there will not be any deadlock. But if there are 6 copies of resource R, then there are both the situations possible. That is, both the situations possible means, that is, for some order of allocation, there may be deadlock, and for some other order of allocation, there will not be any deadlock. But if the number of processes are 6 or more than 6, if the number of processes are 6 or more than 6, if the number of processes are 6 or more than 6, then there is a possibility of deadlock. Then there is a possibility of deadlock. Now, आप में से कई लोग मुझसे गंदा गंदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पीयूष को बोल रहा है कि सर प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, नो डाउट इन दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, आप जो बोल रहे थे ना कि सर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम वैल्यू है एन के लिए जिसके लिए डेडलॉक होगा, मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता. मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता. देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वी कैन गारंटी in the given question. In the given question, there is no value of n. Tell me, अगर मैं आप ही से पूछता हूं, in the given situation, what is the situation? This is the given situation. This. In the given situation, what is the value of n for which you can ensure that there will always be deadlock? Do we have any such value of n for which there will always be a deadlock in the system? Do we have any value of n for which there will always be a deadlock in the system? Tell me if you are thinking like that. No, correct. So let's try to understand. यहाँ पर चीज कुछ और है, यहाँ पर चीज कुछ और है. सर क्या आपके प्रोसेस की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोसेस की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी या उससे ज्यादा कॉपीज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपकी एक सिंगल प्रोसेस की, सुनना, आपकी एक सिंगल प्रोसेस की जो मैक्सिमम, आपकी एक सिंगल प्रोसेस की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी या उससे ज्यादा कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर अवेलेबल है, तो फिर कभी डेडलॉक गारंटी हो ही नहीं सकता. देन यू कैन नॉट गारंटी दैट देयर विल ऑलवेज बी डेडलॉक. क्यों? अब लेट्स एज्यूम कि फॉरगेट अबाउट दिस r इक्वल्स टू 6, forget about this r equals to 6. Simply assume that r is equals to 2, and let's assume that n equals to 100. Let's assume that n equals to 100. Then with 2 processes only, we cannot guarantee that there will be deadlock. Sir, how? Let's assume that these are the processes P1, P2, P3, P4, P5, P6 up to P100. So deadlock is dependent on the allocation. So let's assume, first of all, if these 2 copies of R are allocated to P1, then after a while these 2 copies of R will become free. Then these 2 copies of R can be allocated to process P2. Then afterward these 2 copies of R will become available and they can be allocated to process P3. If allocation happens in this manner, then even all these 100 processes can complete their execution with 2 copies of resource R only. Yes or no? So once the number of resources available in the system are more than the maximum need of a process, then we cannot guarantee that there will be a deadlock in the system. But there may be. So you'll always define
you will always define the answer in a different way or in the other way around. That what is the maximum number of processes up to which you can ensure deadlock free operation? That is what is the maximum value of n up to which you can ensure that there will never be deadlock, because you can never say that there will or definitely be a deadlock. That's not possible if the number of resources are more than the maximum need. Clear? बेटा एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस हमेशा अपना रिसोर्स छोड़ देगी, घर लेके नहीं जाएगी. अपने जैसे गंदे लोग नहीं है कि घर लेकर के उसके लिए उससे पेन लिया लिखने के लिए, रिसोर्स था उससे लिया और जाते जाते हाथ में लेके चले गए, क्लास खत्म हो गई. फिर भी नहीं, प्रोसेस ऐसा नहीं करती है ना. प्रोसेस विल इवेंचुअली रिलीज द रिसोर्सेस. चल, ओके, सो दैट्स वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. Let's think of a different type of question. Second question. This time we will not worry about the number of processes. This time we will worry about the number of resources. So just note down. Consider a system with 3 processes. Consider a system with 3 processes. Each process requires each process requires 2 copies of resource R. Just simply denoting each, you can write it like this. Requirement of each process two copies of R. What did I say? Consider a system with 3 processes so that each process requires 2 copies of resource R. Then what should be the minimum number of copies of resource R? What should be the minimum number of copies of resource R that must be available in the system? That must be available in the system to ensure deadlock free operation. To ensure deadlock free operation. Similar type of question, but this time we are thinking in terms of number of resources. There are 3 processes. Each process requires 2 copies of resource R, and we are looking for the minimum number of resources that must be available. The minimum number of copies of resource R जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए, so that you can ensure that there will never be a deadlock. Correct Shubhendu, correct Akash, correct Chandra Prakash, correct Vivek. सर अभी मैं DMGT कर रहा हूँ आपके लेक्चर से. मतलब मनीष, इससे बुरा क्या ही होगा कि आप अपने डाउट्स को आगे के लिए डाउट्स बना करके रखना चाहते हो और अभी जो क्लासेस चल रही हैं उनको छोड़ देना चाहते हो. मतलब वहां पर भी अगर आपके कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं आपको बताने के लिए नहीं हूँ, और बाद में जब ओएस पढ़ोगे और तब आपको डाउट आएंगे तब भी मैं आपको बताने के लिए नहीं रहूंगा. रॉन्ग मेथड. किशन श्रीवास्तव करेक्ट, अक्षत करेक्ट, स्नेहा करेक्ट, रूपम नहीं बच्चा. कैसे 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 सुनो ना, क्या तुमने क्वेश्चन को सुना नहीं? मैंने बोला व्हाट मस्ट बी द मिनिमम कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर टू इंश्योर deadlock free operation. What does it mean? That if those many copies of resource R are available, in the system, then
there cannot be any deadlock. So you are saying कि सर अगर आपके पास 2 कॉपी हो रिसोर्स R की तो डेडलॉक नहीं होगा. मैं डेडलॉक कर देता हूं. P1, P2, P3. Let's assume one copy of resource R is given to a process P1, another copy of resource R is given to a process P2. So in this particular case, none of the process can complete its execution. Yes or no? P1 ने एक कॉपी उठा ली, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी नहीं कर रहा और जीवन भर R को छोड़ेगा भी नहीं. जब तक उसका यूज नहीं हो जाता तब तक छोड़ता नहीं. P2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक छोड़ेगा नहीं. क्या गंदे गंदे आंसर आए ना लास्ट में. रूपम ने पहले एक दिया, फिर पीयूष ने एक दिया, फिर रूपम ने दूसरा भी दिया, फिर तनुजा ने दिया. वो तो मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग है. क्यों बेटा? What must be the, what did I say? There are 3 processes. What must be the minimum number of copies of resource R? So ये 3 processes हैं, ये तो सिस्टम में आ गई हैं और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 copies of resource R तो चाहिए ही चाहिए. अगर 2 copies of resource R भी नहीं रही तो फिर डेडलॉक जिंदगी भर होगा. यहाँ पर मैं नंबर ऑफ रिसोर्सेज को उस तरीके से बोल सकता हूं. इफ देयर आर लेस देन 2 रिसोर्सेज, ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं कि इफ देयर आर लेस देन 2 रिसोर्सेज और लेस देन 2 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर, देयर आर लेस देन 2 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर, तो जीवन भर किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं सकती. जीवन भर किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं सकती और सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में रहेंगी. बट उस केस में सब सारी की सारी प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वही इनवैलिड रहेगी. उस केस में सारी की सारी प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वही इनवैलिड रहेगी. वो डेडलॉक क्या, उनको हम टर्मिनेट ही कर देंगे. रीजन समझो, लॉजिक सिंपल है. मैंने कल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से रिसोर्स रिक्वेस्ट को अलोकेट करता है या डिनाई करता है उसके बारे में बताया. सबसे पहले तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस सबसे पहले ये देखती है, ओएस सबसे पहले ये देखता है कि वो रिसोर्स सिस्टम में है या नहीं. वो रिसोर्स सिस्टम में है या नहीं. तो बात समझना, अगर आपके पास एक ही कॉपी ऑफ रिसोर्स आर होता, तो क्या होता. एक ही कॉपी होती तो सबसे पहले प्रोसेस P1 बोलती कि मुझको 2 कॉपी चाहिए. तो अगर ये दोनों के लिए एक साथ रिक्वेस्ट करता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ करके इसको एक लात मारता, बोले भैया मेरे पास एक ही कॉपी ऑफ रिसोर्स आर है, तुम फर्जीवाड़ा मत करो. तो अगर वो पहले एक कॉपी ऑफ रिसोर्स आर मांगता तो हम बोलते लो रख लो. ठीक है, तो उसने एक कॉपी ऑफ रिसोर्स आर मांग ली. अब उसके बाद अवेलेबल कॉपी ऑफ रिसोर्स आर कितनी है सिस्टम में, है ही नहीं ना. फ्री की बात नहीं कर रहा हूं कि फ्री 0 है, मैं तो बोल रहा हूं अवेलेबल ही 0 है. अब और रिसोर्स आर है ही नहीं, तो P1 ने वापस से रिक्वेस्ट किया, क्या मुझे एक और कॉपी ऑफ रिसोर्स आर चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा अभी तो एक दिया था तुमको, तो बोलेगा एक और आर. बोले मेरे पास कितने आर थे, बोले बस एक ही आर था. वो किसके पास है, इसके पास है. अब एक और आर का क्या होगा, बोले एक और तो है नहीं. बोले ये आदमी मांगी गलत चीज रहा है, इसको बोलो घर जाओ. फिर ये आकर कैसे करेगा. तो ये सारी की सारी रिक्वेस्ट ही इनवैलिड है अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज ही लेस देन मैक्सिमम नीड हो. आपकी जो प्रोसेस की नीड है उससे कम है ना, उससे कम रिसोर्सेज है, तो फिर तो काम हो ही नहीं सकता भाई. देखो फालतू की बातें ना करो. ठीक है, चलो. बट ऑब्वियसली जिन लोगों ने 2 आंसर दिया उन लोगों को मैं गलत प्रूव कर चुका हूं कि मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, इसको एक रिसोर्स आर दे दो, इसको एक रिसोर्स आर दे दो, जीवन में काम नहीं कर पाएगा. लेट्स एज्यूम कि नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो 3 है. लेट्स एज्यूम कि नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो 3 है. अगर 3 कॉपी होती, तो अगर ऐसा होता कि एक कॉपी प्रोसेस P3 को मिल जाती, तो अगेन तीनों की तीनों प्रोसेस फंस गई. 3 कॉपी से अगेन सारी की सारी प्रोसेस फंस गई. हाँ ना. सो बट अप टू दिस पॉइंट देयर इज अ सिचुएशन कि अब ये तीनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता. But at this point of time, if there is one more copy of resource R available in the system, if there is one more, just one extra copy of resource R available in the system, then that copy of resource R will either be given to process P1 or it will be given to process P2 or it will be given to process P3. That particular process will complete its execution. It will release the allocated resources. Those released resources can be utilized by other processes and
they will also complete their execution. So if the number of copies of resource R equals to 4, if there are 4 copies of resource R in the system in the given situation, then there will never be any deadlock. अगर 4 रहा तो कभी डेडलॉक नहीं होगा. तो आई होप जितनों ने 6, 7 या फिर उस टाइप का आंसर दिया था 2, उन सबको क्लियर है. आकाश is saying sir 2 copies से deadlock may not occur but we cannot guarantee. Yes, with 2 copies there may be any deadlock, there may not be any deadlock, but we want to ensure the deadlock free operation. That is, with those many copies there should never be any deadlock. With those many copies there should never be any deadlock. So if we have 4 number of copies of resource R, then there will never be any deadlock. Clear? Done. Hello. Next question. Consider a system with 4 processes. Consider a system with 4 processes P1, P2, P3, P4. Processes requires 3, 7, 5, 13. Processes requires 3, 7, 5 and 13 copies of resource R respectively to complete their execution. What must be the what is the minimum number of copies of resource R needed in the system to ensure deadlock free operation? गुलाम पागल हो गए हो क्या? मैंने आपसे कितनी बार एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से सोचता हूँ. मैंने आपसे बोला 3 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर से डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है. इसका मतलब अगर आपके पास 3 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर हो तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि वहां पर डेडलॉक नहीं होगा. अगर आपके पास 3 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर है तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि वहां पर डेडलॉक नहीं होगा. बट मैंने ये कभी नहीं कहा कि 3 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर हो तो वहां पर हमेशा डेडलॉक होगा. विद 3 कॉपीज ऑफ रिसोर्स आर देयर मे बी डेडलॉक, देयर मे नॉट बी डेडलॉक.
But once there are 4 copies of resource R, there will never be any deadlock. Once there is 4 copies of resource R, there will never be any deadlock. Clear? चमका कि नहीं चमका? फालतू की बातें मत किया करो, जहां ले जाना है वहां तो जाते नहीं हो। ये कौन है भाई? स्नेहा। कैसे बेटा, कैसे कैसे कर लेते हो ऐसा? बच्चा, 4 प्रोसेसेस हैं, कितनी प्रोसेसेस हैं? 4 प्रोसेसेस हैं सर। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। हर एक की नीड कितनी है? मैं नीड ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 7 5 13। 3 7 30. Now let's try to understand. If we have, let's assume that the allocation of resources happens in a particular manner such that 2 copies of resource are allocated to process P1, 6 copies of resource are allocated to process P2, 4 copies of resource are allocated to process P3, and 12 copies of resource are allocated to process P4. So, if this is how the resource R is allocated to these processes, then after this point of time, none of these 4 processes can continue its execution. So, what is this value? 12 or 16, 12, so this value is equals to 24. In this situation, if there is no other copy of resource R is available in the system, then there will be deadlock. सबको समझ में आ गया है? कुछ लोग अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पर डेडलॉक हो सकता है। व्हाट डज इट मीन? दैट इज अप टू 24 copies of R, there may be deadlock. Up to 24 copies of resource R, there may be deadlock. If those 24 copies of resource R are allocated in this particular manner. But what happens if there is one more copy of resource R after this point of time? So, if there is one more copy of resource R at this point of time, then that one copy will be made available to either process P1 or P2 or P3 or P4, and that process will be able to complete its execution. After completing its execution, it will release its allocated copies of resource R. Those released copy can be made available to the waiting processes. Those waiting processes will complete their execution now, and they will release their copies of resource R. So overall copies of resource R can be made available to remaining or other waiting processes of the system, and so on. So after this point of time, if there is one more copy of resource R, then none of those processes will wait. Yes or no?
हाँ, सबको चमका, सबका आंसर आ गया, सबको चमका, सिर्फ बीच में एक आंसर गलत था 9, मैं उसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सो स्नेहा, नाउ इज इट क्लियर कि क्या हुआ? स्नेहा अब तो क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको? स्नेहा, चलो एक एक अलग सा, मैं सिर्फ वैसे ही पूछ ले रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो सिर्फ वो बता देना, ज्यादा उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इसी कि आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। आपके सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स अवेलेबल हैं, टाइप ए रिसोर्स, टाइप बी रिसोर्स, टाइप सी रिसोर्स। ठीक है, P1 रिक्वायर्स 3 कॉपीज, 4 कॉपीज, 9 कॉपीज, 4 कॉपीज, 7 कॉपीज, 5 कॉपीज, 8 कॉपीज, 3 कॉपीज and 6 कॉपीज, है ना? So this is nothing but the requirement. Radi, 3 different type of resources. If I ask you what should be, what must be the minimum number of copies of resources A, B, and C? Required in the system to ensure padlock-free operation. बताओ। सॉरी चंद्रप्रकाश, सॉरी निशिता, पीयूष, क्वेश्चन समझो क्या बोला है।
These are different types of resources, and these are the requirement of the different types of resources by the different processes. So I'm looking for that what should be the minimum number of copies of A that must be present, what must be minimum number of copies of B that must be present, and what is the minimum number of copies of C that must be present in the system to ensure deadlock-free operation. करेक्ट शुभेंदु? करेक्ट नहीं। रूपम, कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गई, वापस देखो एक बार। रूपम कैलकुलेशन में एरर हो गई, वापस देखो। हाँ, किशन करेक्ट है, अक्षत करेक्ट है, चंद्र प्रकाश गलत है, नहीं विवेक गलत है, करेक्ट स्नेहा। मुझसे क्या पूछते हो, तुम करो ना गुलाम। क्या सर, क्वेश्चन हम लोग ना इतने सारे क्वेश्चन समझाए हैं। कबीर, these are different types of resources. गुलाम, these are different types of resources. How are you giving the total? I mean, सिर्फ एक नंबर आंसर कैसे हो सकता है? You need to give me three different numbers. One will correspond to the minimum number of copies of A, one will correspond to the minimum number of copies of B, one will correspond to the minimum number of copies of C. Rupam, this time it's correct. Kabir, sorry. आपने भी एक silly, so this is what we call silly mistake. आप लोगों ने कबीर और कबीर ने आपने जो मिस्टेक की है, that's something जिसको हम बोलते हैं silly mistake. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फालतू परेशान हो। सुनो, अगर मैं -1 कॉपी, इधर लिखना होता है ना -1, अगर मैं -1 कॉपी रिसोर्स ए की P1 को अवेलेबल करवा दूं, -1 कॉपी रिसोर्स ए की P2 को अवेलेबल करवा दूं, और -1 कॉपी रिसोर्स ए की P3 को अवेलेबल करवा दूं, और ये रिसोर्सेस ए बी सी इस तरीके से P1 P2 P3 को अवेलेबल हो जाए, और उसके अलावा मेरे पास और कोई कॉपी ऑफ रिसोर्स ए अवेलेबल ना हो, मतलब अगर मेरे पास 12 कॉपीज ऑफ रिसोर्स ए अवेलेबल हैं, और अगर वो इस तरह से एलोकेट हो जाएं जिस तरीके से मैंने एलोकेट की है, तो ना तो P1 आगे बढ़ सकती है, ना P2 आगे बढ़ सकती है, ना P3 आगे बढ़ सकती है। But if there is one more copy of resource A available, then it will be made available to at least one of the process, and that process can continue its execution with respect to resource A. So that's only about resource A. That there should be at least 13 copies of resource A to ensure deadlock-free operation. Similarly, what should be the minimum copies of B? So that's -1, -1, -1, 3, 6, 9, and 2, 11. So the summation is 11. So up to 11, there is a possibility that none of the process will be able to complete its execution. Therefore, there should be this one extra copy of resource B that should be available in the system. Similarly, with respect to this, 12, so this summation will be 17. So up to 17 copies of resource C, there is a possibility that none of the processes are able to complete their execution. But if there is one more copy, that is, if there are 18 copies of resource C, then each and every process will be able to complete their execution with respect to resource C. So there must be 13 copies of resource A, 12 copies of resource B, and 18 copies of resource C that must be available in the system to ensure deadlock-free operation. Clear है? That's something जो आपको विजुलाइज करना है। ये वाली सिचुएशन है कि भाई अगर मैं इस तरीके से रिसोर्सेज को अलोकेट कर दूं कि उनको जो मैक्सिमम नीड थी उससे एक एक कम उनको मिले, ठीक है, और वो उस तरीके से रिसोर्सेज अलोकेट होने के बाद अगर आप एक भी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दैट रिसोर्स अवेलेबल ना हो, तो फिर उनमें से कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ा सकती, और वहां सारा रायता फैल जाएगा और कोई भी प्रोसेस आगे काम नहीं कर पाएगी। सो दैट्स अ कॉमन थिंग कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो डिफरेंट टाइप के, तो कैसे चीजों को समझना है। चलो अब देखते हैं ये मैं
डिफाइन तो कल ही कर चुका हूं। First, we will discuss deadlock prevention. The second one that we will discuss is the deadlock avoidance. What we actually discuss in the deadlock avoidance is Banker's algorithm. The third thing that we'll discuss is the deadlock detection. Already बता चुका हूं, in these two cases, no deadlock will occur and this deadlock is possible. So let's discuss them one by one. Let's discuss them one by one. मैं कॉपी में ठीक लिखा था, but मैं अभी भगवान नहीं बना हूं, थोड़ा समय है, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे नोट्स में तुमने क्या लिखा है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। The first thing is, first, deadlock prevention. How can we prevent from deadlock? I mean, how can we prevent that the deadlock never occurs in the system, no matter what you do, but the deadlock never occur in the system. So the idea is, क्या बोला था हमने, वो जो चार कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी हमने, इसका वो जो चार नेसेसरी कंडीशन थी डेडलॉक के अकर होने की, अगर उन चारों में से किसी भी एक को डिससेटिस्फाई कर देता, अच्छा लिखो, मैंने जल्दी में कल शायद एक पॉइंट नहीं लिखवाया है कि वो जो चार कंडीशन थी जो हमने लिखी थी, those four conditions are necessary conditions for deadlock to occur but not sufficient. Those, just note down that point, जहां पे मैंने वो लिखवाया था उसमें एक जगह लिख लो that the four conditions, कौन सी, the above four conditions, जहां भी हमने लिखा था वो चार कंडीशन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड उसके अलावा क्या लिखा था, हाँ, सर्कुलर वेट। तो वहां पर नीचे एक पॉइंट लिख लेना, हमने ये तो बोला था कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक टू अकर, बट हमने ये नहीं लिखा था कि वो सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर वो चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ना हो तो डेडलॉक नहीं आ सकता। आपके डेडलॉक के होने के लिए उन चारों कंडीशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। डेडलॉक के एग्जिस्ट करने के लिए उन चारों कंडीशन का होना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी जगह पर अगर वो चारों कंडीशन एग्जिस्ट करती हो तो डेडलॉक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट नोट डाउन, जहां भी वो लिखा है, जहां भी अपने नोट्स में आपने वो लिखा है उसके नीचे आप लिख लीजिए, द अबव फोर कंडीशंस आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक टू अकर। द अबव फोर कंडीशंस आर necessary conditions for deadlock to occur but not sufficient. The above four conditions are necessary conditions for deadlock to occur but not sufficient. ठीक है, वो अभी वापस से कंडीशन से याद आया, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैंने कल नहीं लिख पाया ऐसा कोई पॉइंट, जस्ट नोट इट डाउन। कभी कभी दिमाग में ऐसा लगता है, हो सकता है लिखवाया हो, आई एम नॉट श्योर, बट मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा है कि तुमने कल ये तो बताया नहीं विशाल, तो इसलिए मुझे लगा कि आज बता देता हूँ। ठीक है, सो हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम डेडलॉक टू अकर? इफ वी कैन डिससैटिस्फाई any one of the four necessary condition, if you can dissatisfy any one, क्योंकि चारों की चारों होनी चाहिए डेडलॉक के आने के लिए, अगर आप एक को भी फेल करवा दो तो फिर डेडलॉक नहीं हो सकता। जस्ट नोट डाउन, you can prevent from deadlock
by dissatisfying any one or more, or you can say by dissatisfying one or more of the necessary conditions प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। बचपन से पढ़ी है तुमने, लास्ट लाइन बोल देता हूँ। कहाँ लिखनी है ये पता है कि नहीं? ऐसा मत करना कि कहीं भी लिख दो। जहां आपने कल वाली क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक लिखा था और लिखा था कि दी फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर नेसेसरी कंडीशन, उन चारों के बाद एक पॉइंट लिख लेना that the above four conditions are necessary condition for deadlock to occur but not sufficient. The above four conditions are necessary conditions for deadlock to occur but not sufficient. Okay, so let's do it one by one. So I think we can prevent from deadlock by satisfying one or more of the necessary conditions. So let's try to dissatisfy one or more of the necessary conditions. So first, think in terms of mutual exclusion. First thing is mutual exclusion. Can we always share the resource between two or more processes, no matter what is the type of resource? Can we always share the resource between two or more processes, no matter what is the type of the resource? No. So sometimes, I mean, some type of resources cannot be shared by two or, cannot be shared by two or more processes. So let's try to understand that if you think about printer, then printer will eventually require the complete access, or the program process will eventually require the complete access of the printer to print its task. Yes or no? So you may note down. It is not always, it is not possible to share all type of resources with two or more processes. इसका मतलब आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसका मतलब आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है उसको डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसके बारे में ज्यादा वैसे भी डिस्कशन करने के लिए होता नहीं। वो पता है कि प्रिंटर है तो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। सीपीयू भी एक आपका रिसोर्स ही है, तो सीपीयू भी एक टाइम पे दो प्रोसेस साथ में शेयर नहीं कर सकती। एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस विल बी प्रेजेंट और वन प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑन दी सीपीयू, है ना? वो भी तो एक रिसोर्स ही है। दूसरा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट। चलो, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होल्ड एंड वेट। कल के ही क्लास में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि क्या होता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से मेरा मतलब है दैट द प्रोसेस इज ऑलरेडी होल्डिंग one or more of the resources. Process is already holding one or more of the resources, and
waiting for the other resources or waiting for one or more other resources to become available, and those resources are not currently free. क्योंकि अगर वो फ्री होते तो इसको मिल जाते, अगर वो फ्री होते तो वो रिसोर्सेज इसको मिल जाते। ये जिन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है वो जो रिसोर्सेज हैं वो किसी और प्रोसेस के पास अवेलेबल है, हाँ या ना? वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस को अलोकेटेड है। इट इज होल्ड एंड वेट, तो होल्ड होना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। so, I simply represent the same thing again. R1 is allocated to process P1. R2 is allocated to process P2. R1 is waiting. Requesting means waiting. Now, there's only one instance of R2 which is allocated to process P2. That is, the resource R2 is not currently not freely available, is not freely available at this point of time. So, can I actually say that I'm not trying to represent deadlock at this point of time. I'm only trying to represent hold and wait. P1 is holding R1 and waiting for R2. I'm just trying to represent hold and wait. I'm not saying that there is deadlock. Do we have deadlock in this situation? Tell me, do we have deadlock in this situation? जो आपके सामने है. Clear है? So there can be a process may only be holding the resources. A process may only be waiting for the resources, and a process may be holding some resources and may be waiting for some other resources. Clear? Now, don't think that's every request does not correspond to waiting. Every request does not correspond to waiting. It will correspond to waiting only if that resource is in the possession of some other process. It will correspond to waiting only if that resource is in the possession of some other process. Now, let's try to understand. Currently, we are not defining this as a deadlock. I'm just trying to represent the different situation that what do I mean by hold and wait. Now, hold and wait says what? You are holding some resources and you are waiting for some resources. So, hold and wait can be dissatisfied. Just note down. Using hold or wait. That is, don't hold and wait, but either hold all the resources which are required for the execution or which are required for the complete execution of the program. Either hold all the resources which are required for the complete execution of the program, or wait
for all the resources until all the required resources becomes available. Clear? तो समझना इस कहानी को. I don't know. So let's try to understand. These are the things जिनके crystal clear meaning define नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ hold or wait, so I can actually implement hold or wait in two different ways. I can actually implement hold or wait in two different ways, and both are correct. बट उनके जो पर्सपेक्टिव है कि कौन सा ज्यादा यूजफुल है, कौन सा ज्यादा यूजफुल नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है. तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज होल्ड और वेट, तो उसे बोलना भाई दो टाइप के हैं और ये दोनों ही होल्ड और वेट हैं. ठीक है. तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है, आजकल क्या है ना, एमएसक्यू हो गया, तो बोले होल्ड और वेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस, होल्ड और वेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस, होल्ड और वेट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय डूइंग दिस एंड एज वेल एज डूइंग दिस. तो उस तरीके से आप एमएसक्यू बना सकते हो. तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही होल्ड और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये मत बोलना कि सर कौन सा यूज करना है. इट्स अ चॉइस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर कि वो कौन सा यूज करता है. ठीक है. सो दैट्स कंप्लीटली एब्रप्ट. और वो जनरली ये यूज भी नहीं करते. क्यों? आप बोलोगे सर करेंटली कौन सा करता है. मैं बोल दूंगा भाई हम प्रिवेंट करने की कोशिश ही नहीं करते. हमारे सिस्टम्स में डेडलॉक होता है. वी आर नॉट प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डेडलॉक टू ऑकर, एंड देयर इज अ रीजन दैट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस प्रिवेंशन मैकेनिज्म. विल सी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So let's assume that there are two processes, or there's only one process. There's only one process P1. Now let's try to understand कि प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो फेजेस में होता है. कैसे होता है? फेजेस में होता है. So there are two phases. There may be more than two phases or there may not be two phases. So let's try to understand कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि चीजें हैं कैसी. फेज 1, फेज 2. What is this? R1, R2 and R3. These are the resources required by process P1. सुना बात को. These are the resources required by process P1 during the execution of These are the resources required by process P1 during the execution. बट मुझे ये बताओ, जो भी हम बोलते हैं कि ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या वो सारे के सारे एक साथ चाहिए होते हैं? जो भी हम बोलते हैं कि ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, तो क्या वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ चाहिए होते हैं? कितना समझे? नहीं सर, सारे रिसोर्सेज एक साथ जरूरी हो इसका तो मतलब नहीं है. तो बात समझना. कहानी क्या? तो ये तीन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है. बट लेट्स एज्यूम that R1 and R2 are the resources required in the execution of phase 1 of process P1, and R2 and R3 are the resources required in the phase 2 of the execution of process P1. मीनिंग समझना है इसको, क्या निकाल दोगे मतलब नहीं आपका. लेट R1 and R2 are the resources required in the execution of phase 1 of process P1.
and let R2 and R3 required in the execution of phase 2 of process P1. कहानी समझ में आ रही है? So what happens when this phase changes? What happens when this phase changes from phase 1 to phase 1 with respect to process P1? What happens when this phase changes from phase 1 to phase 2 with respect to process P1? क्या होगा? These are the only two phases. Let's assume these are the only two phases, and these three are the resources required by the process P1 during the execution of process P1. But the execution of process may take place in the phases, and in one phase it may require some other set of resources. In the another phase, it may require some another set of resources. So when a phase change from phase 1 to phase 2, what should actually happen? So okay, anyway, listen to me. What happens? phase 1 resource release, R1 को रिलीज कर देगा, यस करेक्ट, R1 को रिलीज कर देगा, R2 को होल्ड करेगा एंड P3 का वेट करेगा. आई वोंट से वेट करेगा, R3 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, R3 के लिए रिक्वेस्ट करेगा. यस प्रोसेस ठीक है. आफ्टर phase 1 R1 is released and request for R2 is raised. Yes, so that's the logic. So बात समझना, मैंने क्या बोला था? सुन लो, बस सुन लो, हो गया, सबको समझ में आता है, सब लोग इंटेलिजेंट हो आप लोग, मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, आपको सब पता है, ठीक है, और सही पता है, आई एम नॉट जोकिंग. सो समझना बात को. क्या कहानी है? देखो, ये तीनों रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, लेकिन इन जनरल मैं आपको कल ही क्लास में बता चुका हूं क्या, कि प्रोसेस इज नॉट ग्रीडी. इसका मतलब वो किस तरीके से रिसोर्स को जनरली वो किस तरीके से रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेगी. अगर वो अपने फेज 1 में है एग्जीक्यूशन के, तो उसको पता है अभी मुझे R1 और R2 की जरूरत है, तो अभी वो R3 के लिए रिक्वेस्ट करेगी ही नहीं, वो सिर्फ R1 और R2 के लिए रिक्वेस्ट करेगी. उसको R1 और R2 अवेलेबल हो जाएंगे तो वो अपना फेज 1 का एग्जीक्यूशन कर लेगी. ठीक है. नाउ जैसे ही फेज 1 से फेज 2 में जाने लगेगी, तो उसको पता चलेगा अब मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. मुझे R2 एंड R3 की रिक्वायरमेंट है. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे R1 विल बी ऑफ नो यूज विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस P1. So process P1 will release this resource R1 will generate a request for the allocation of resource R3, while it is holding the resource R2 because it knows that R2 is still required in the execution of phase 2 of the current process. Therefore, it will hold resource R2 and it will generate a request for resource R3. Resource R3 may be in possession of some other process. Resource R3 may be in possession of some other process. Therefore, at this point of time, the process P1 will hold the resource R2 and will wait for the resource R3 if R3 is already in possession of some other process. Clear? So what happens at this point of time?
that's actually will happen when the phase changes from R1 P1 to P2. सर फेज 1 और फेज 2 में हमेशा आगे रिसोर्स कॉमन रहे ऐसा जरूरी नहीं है ना? हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन उस केस में फिर होल्ड एंड वेट किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा वो दूसरी तरीके से समझेंगे। सर अगर ऐसा हुआ कि R2 अभी रिक्वायर है, फिर लंबे टाइम बाद रिक्वायर होगा, तभी क्या होल्ड करके रखेगा? नहीं रखेगा, नहीं रखेगा शुभेंदु। उसको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, समझना, प्रोसेस को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे ही उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेता है वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। जैसे ही उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेता है वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है, ठीक है। और जब वापस से आगे चल के उस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो वापस से उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देता है। दैट्स द जनरल प्रोसेस। बात समझना, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम माय डेफिनेशंस, क्योंकि ये मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ दैट्स द जनरल प्रोसेस। फिर आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा करता है, सो दैट्स अ सॉल्यूशन ऑफ समथिंग। उस चीज के सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए सिस्टम में डू समथिंग सम अदर थिंग्स। उसके सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए सिस्टम में फोर्स some other things to occur. But the idea is quite simple that in general, what will happen? In general, a process will request for or request only for those resources which are required for the execution at that point of time. Once the resource is utilized, that particular resource is released, and then it will request for the new set of resources which are required for the next phase of the प्रोसेस। क्लियर है? तो इन जनरल दैट विल हैपन। सो इट मींस अगर मैं ओरिजिनल में सोचूं तो एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कई बार प्रोसेस को रिलीज रिक्वेस्ट किया जाता है। समझ गए सब लोग? इतना क्लियर है? तो third is there is possibility of hold and wait। Clear? Generally, two approaches are used to avoid or to prevent from hold and wait। भाई सब तुम्हारे साइड में ही बफरिंग हो रहा है। कबीर इज आस्किंग बफरिंग, मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सिर्फ आपके ही एंड पे बफरिंग हो रहा है। मेरे यहाँ भी तो यही चीज चलती है ना। ऐसा आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं अगर इसको रन करके देख रहा होता हूँ, अगर ये हमारे उस पर चल रहा होता है तो ये ब्राउजर से ही चल रहा है। देयर इज नथिंग न्यू कि जो आपके लिए चल रहा है और मेरे लिए नहीं चल रहा है। सबके लिए सेम चीज चल रही है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ। So what are the different approaches? The first approach is what? पहली अप्रोच ये कहती है, क्या कहती है सुनना, जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस। चंद्र प्रकाश एक सजेशन दे रहा है। चंद्र प्रकाश इज सेइंग बैक करके फिर से वीडियो ऑन करने से सॉल्व हो जाता है बफरिंग। बैक करके पता नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं है ना। आई विल नॉट कमेंट ऑन द
एक्यूरेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट किसी ने ट्राई किया होगा इसीलिए दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आप प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। आप प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, उससे पहले ही आप जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस, आप वो सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए एक साथ रिक्वेस्ट कर दो। आप वो सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए एक साथ रिक्वेस्ट कर दोगे। अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपको एक साथ अलोकेट हो जाते हैं, अगर ये सारे के सारे रिक्वेस्टेड रिसोर्स आपको एक साथ अलोकेट हो जाते हैं, तो ही आप अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करोगे। इसका मतलब उसके बाद ही आपका शेड्यूलर आपके इस एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा कि भाई चलो तुमको जो जो चाहिए ना तुम्हारे कंप्लीशन में वो सब कुछ तुम्हारे पास है। इसका मतलब अब तुमको कभी भी किसी रिसोर्स के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको कभी भी किसी रिसोर्स के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ बट व्हाट हैपेंस, सर ये तो स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी ये क्या जरूरी है? नहीं, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। सो इफ ऑल द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज आर नॉट अलोकेटेड एट वंस, आपने लेट्स अज्यूम कि 15-20 रिसोर्सेज के लिए एक साथ डिमांड कर लिया, और वो 15 से उस रिसोर्सेज में से आपको कुछ रिसोर्सेज उस टाइम पे अवेलेबल हो गए लेकिन बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए, तो क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ है तो जितने मिले हैं वो भी छोड़ दो। बोले हम त्याग हैं, हम तपस्वी हैं, हम नहीं चलेंगे जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाता। ठीक है, तो जितने रिसोर्सेज आपको मिले हो वो सारे भी आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलीज कर देना, और फिर एक टाइम आउट में चले जाना है व्हाटसोएवर, जैसे भी आप उसको डिफाइन करते हो। उतने टाइम के बाद वो प्रोसेस वापस से अपने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगी कि अब अवेलेबल हुए क्या। अगर वो अवेलेबल हो गए तो वो फिर उसको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है, चलो सो जस्ट नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट। क्या हाँ लिख देता हूँ प्लस दी फर्स्ट, इसमें क्या होगा? a process request for all the required resources the process request for all the required resources before starting its execution. If all requested resources, if all requested resources are allocated to that process, then only the process will start its execution and completes its execution without waiting for any resource in between. अगर सारे हो गए तो नाउ सब पता चलेगा। दैट्स द स्मार्ट डिसीजन दैट हैव टू बी टेकन। इसका मतलब अगर आप ये सारी की सारी, चंद्र प्रकाश इज आस्किंग कि सर उसको पता कैसे चलेगा उसको फ्यूचर में क्या रिसोर्सेज चाहिए हैं, तो ये शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो ऑब्वियसली अगर आप कुछ नई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपका टास्क डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। और यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हम ये वाली चीज यूज नहीं करते।
ठीक है, so you can eventually identify the resources which will be required by that particular process using the help of compiler and scheduler. ठीक है, कि इसमें किस किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, that information can be passed to the scheduler by the compiler, so the compiler needs to be intelligent at the same time, so that can actually be done, so that's not a problem कि क्या क्या चीजों की जरूरत है. So let's try to understand. आप डीपीएमएस भी तो पढ़ते हो, तो वहां पर भी तो हम वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिग्रेस टू पीयर. रिग्रेस टू पीयर तो उसके अंदर भी तो कहते हैं कि भाई जो जो चाहिए उनके लिए सब में सबसे पहले से ही लॉक लेकर के रख लो. रिग्रेस टू पीयर पढ़ते हैं ना, तो कैसे पता चलता है कि आगे जाकर के कौन कौन से डेटा आइटम्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो इट्स दी क्वाइट सेम थिंग दैट if you want to achieve something else, then the requirement to implement that particular thing will be different. So it will not happen just like it happens for the normal processes, because अगर आपको ये चाहिए कि भाई हमको इस टाइप से करना है कि हमको कभी वेट ना करना पड़े, तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और आप उन सबको एडवांस पहले से ही लेकर के चलो. ठीक है, चलो नाउ दिस इज द आइडिया दैट जिससे पहले कि आपके रिसोर्स, जिससे पहले अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, ये सारे के सारे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देगी. अगर सारे के सारे requested resource allocated हो जाते हैं, if all requested resources are allocated to that process, then only the process will start its execution, and then because all the resources are available, it can start its execution and complete its execution without waiting for any resources in between. ठीक है, उसको बीच में किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. बट अनदर अप्रोचेस, सो नहीं सॉरी इसी का जो दूसरा पार्ट है, अगर सारे के सारे रिसोर्स नहीं मिलते तो, so if any of the requested resource is not allocated, if any of the requested resource is not allocated to that process, then that will release the allocated resources as well. तो जितने मिल गए थे उतनों को भी रिलीज कर देगी, जितने मिल गए थे उतनों को भी रिलीज कर देगी, और फिर बोलेगी अच्छा अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी मुझे नहीं मिले, इसका मतलब अभी वो रिसोर्सेस कुछ अलग प्रोसेस को अवेलेबल होंगे, तो ये जितने मिले हैं उतने भी रिलीज कर देगी, और फिर वेट करेगी थोड़े टाइम के लिए, और थोड़े टाइम के बाद वापस से फ्रेश रिक्वेस्ट करेगी, अगेन मेक अ फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेस. जो थे उनके लिए भी ये फेज खत्म होगा, R1 दूसरा फिर उसको अलॉकेट हो जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. पीयूष एक्स्ट्रा मत सोचा करो, क्या बोल रहे हो तुम मुझसे, सुनो आप लोगों से पूछ लेता हूं. आगे फेज खत्म होगा, ठीक है, चलो ये मुझसे जो कहना चाह रहा है उस चीज को समझ लो क्या कह रहा है. सर फेज खत्म होगा, जब फेज खत्म होगा तो प्रोसेस
R1 दूसरा प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। अगर फेज खत्म होगा और P1 ने R1 को रिलीज कर दिया तो R1 दूसरे प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। रिसोर्स दैट इज रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? व्हाट पीयूष इज सेइंग, इसके साथ जब फेज 1 खत्म हो रहा है तो R1 रिलीज हो जाएगा और इसका मतलब वो रिसोर्स R1 किसी और प्रोसेस को मिल जाएगा। इसका मतलब R1 प्रोसेस P1 और किसी और प्रोसेस के बीच में शेयर हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या ये सही है? क्या ये सही है पीयूष? खुद सोचो। और अगर नहीं है ना तो सिर्फ ऊपर से घोटा मत लगाओ। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग क्या है, आप लोग जनरली चीजों को क्यों नहीं समझ पाते हो, आप लोग जनरली सिली मिस्टेक्स क्यों करके आते हो, आप लोग क्यों सब कुछ पढ़ के भी, इतनी मेहनत करके भी, और क्यों मार्क्स लेकर के नहीं आते हो, उसका एक सिंपल रीजन, सिर्फ एक सिंपल रीजन, क्या? यू आर नॉट लुकिंग एट द थिंग्स प्रॉपरली। और आप अपनी मस्ती में ज्यादा मस्त हो, रादर उन चीजों को सुनने या समझने के लिए जिनके ऊपर मैं फोकस करवाना चाहता हूं, जिनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। जितनी भी चीज आपके नोट्स में लिखी हुई है ना, वो सारी की सारी चीजें आप लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट समझो। क्यों बोलता हूं कि नोट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, क्यों बोल रहा हूं कि टेक योर टाइम, क्यों बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आराम से नोट्स प्रॉपरली रिवाइज कर लो, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो। ऐसा क्या ही पढ़ा दिया मैंने जो मैंने आपको क्लास में नहीं समझाया है और आपके समझ में नहीं आया है? सब पढ़ा दिया, जितना मैं आपको बताना चाह रहा था उतना आपने सब पढ़ लिया, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको गायब कर दिया। एट द सेम टाइम, पीयूष क्या बोला हमने? A resource cannot be shared between the processes at the same time. प्रोसेस P1 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब अपना फेज 1 एग्जीक्यूट कर रही थी तब रिसोर्स R1 उसके पास था, तभी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रिसोर्स R1 किसी और प्रोसेस के पास था क्या? उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस किसी रिसोर्स R1 किसी और प्रोसेस के पास था क्या? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिसोर्स शेयर हुआ क्या? तो मतलब सब मोह माया है इतना सब कुछ बताना। ऐसा गंदा गंदा नहीं करो भाई। ऐसा ऐसा रायता फैलाओगे तो मैं उसको समेट समेट नहीं पाऊंगा, है ना? दिस इज नॉट समथिंग जो आपको अचानक से दिमाग में उठ करके आनी चाहिए थी। और क्या फालतू की चीज सोच रहे हो जिस टाइम पे ये बात चल रही है? इसका मतलब तुम बाकी सारी चीजों को समझने के ऊपर तो तुम्हारा फोकस हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने तो शुरुआत से जो चीज समझी है, तुमने दिमाग में जो चीज बिठाई है वहीं से गलत है। मैं कल से ही बोल रहा हूँ कि जब मैंने 4 डेफिनेशन लिखवाई तो मैं आपसे 25 बार बोला कि ये जो चारों चीजें हैं ये आप लोग पहले ही जानते हो कि क्या है, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि आप लोग उसके साथ पूरा गुड़ गोबर कर देते हो, इसलिए मैंने वो चारों की म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिसाइज मीनिंग क्या है वो कल लिखवाया। ठीक है, नो प्रियम्पशन का प्रिसाइज मीनिंग क्या है वो लिखवाया, होल्ड एंड वेट का प्रिसाइज मीनिंग क्या है वो लिखवाया। तो क्यों लिखवाया वो सब? आज उसी चीज को वापस से रिवाइज कर देना है। मैंने क्यों बताया कि भाई ये चीजें हैं जिनको हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन बताया था मैंने आपको फिर बोला कि सेम टाइम पे दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या है ये? ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जितनी चीजें रखी हुई हैं। और दूसरी चीज, काम की चीजें आपको कुछ भी नहीं बताओगी, काम की चीजें जो मैं बताऊंगा ना वो पता नहीं होगी। ठीक है, आप एक फालतू सी चीज के बारे में सोच रहे हो जिसका वैसे शायद कोई क्वेश्चन ना आए, उसके चक्कर में इधर वाली चीजें और मिस कर जाओगे, दिमाग में कुछ और चल रहा है। If any of the requested resource, इसका मतलब आपने जिसके लिए भी रिक्वेस्ट किया था अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, कहा मैं भी वापस सेम चीजों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देन इट विल रिलीज द एलोकेटेड रिसोर्सेज जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको रिलीज हुए होंगे, अवेलेबल हुए होंगे, एंड मेक्स अ फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर सम टाइम। तो अब बात समझना, इस अप्रोच के ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या, देखो भाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? The objective of the operating system is to utilize the resources efficiently. हाँ या ना?
the objective of the operating system is the utilization of the resources efficiently. That's the main or core objective of the operating system. Yes, कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम में वो आप कैसे किसको देते हो, कौन कब किसको कब रियलाइज कर और उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो, वही तो काम था। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके की गंदी गंदी बातें करने लगे, इस तरीके की गंदी गंदी बातें करने लगे, तो क्या हुआ, वो आपका जो प्रोसेस, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ही नहीं रहा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो, जब जब आप R1 और R2 को, जब आप फेज 1 को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब आप फेज 1 को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तब आपको R3 की जरूरत है ही नहीं। जब आप फेज 1 को एग्जीक्यूट कर रहे हो तब आपको R3 की जरूरत है ही नहीं। और जब आप फेज 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हो, जब आप फेज 2 को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो R1 को फालतू में पकड़ के बैठे हुए हो, उसको आपको उसकी भी जरूरत नहीं है ना। इस केस में होता क्या है, प्रोसेस विल रिलीज ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन। द प्रोसेस विल रिलीज ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन, क्योंकि बीच में इंटरप्ट नहीं होगा, उसको नहीं पता कि क्या चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए होगा, तो उसको जितना चाहिए था शेड्यूलर की हेल्प से उसने शुरुआत में सारा का सारा ले लिया, और जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तभी वो उससे छीनेगी। क्लियर है। तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यहाँ पर R3 की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर R3 की जरूरत नहीं थी, तब भी R3 इसने पकड़ के रखा हुआ था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर R3 इसके पास नहीं होता और किसी प्रोसेस P2 को जरूरत होती, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर R3 P2 को दिया जा सकता था, और बाय द टाइम प्रोसेस P1 का फेज 1 कंप्लीट होता, हो सकता है प्रोसेस P2 R3 को रिलीज कर देती और ये फिर से अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब प्रोसेस P2 भी P1 के साथ में काम कर सकती थी, लेकिन क्योंकि R3 को आपने प्रोसेस P1 को दे दिया है, तो इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में P1 P2 का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। इस पूरे ड्यूरेशन में P2 का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ required resource. So you can actually say that this particular approach results in inefficient utilization of resources. First drawback is it is against the design of operating system. क्यों गंदा गंदा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बुरा लगे ऐसा ऐसी अप्रोच मत बताओ। दूसरा क्या है, इट में रिजल्ट इन स्टार्वेशन। लेट्स अज्यूम कि एक प्रोसेस को ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, समझना बात को। या तो फिर कुछ प्रोसेस जिनको, एक प्रोसेस ऐसी जिसको कुछ ज्यादा पॉपुलर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जनरली जो किसी ना किसी प्रोसेस के कब्जे में होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो उसको वो सारे के सारे रिसोर्स एक साथ सिस्टम में फ्री अवेलेबल हो, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर किसी एक प्रोसेस को ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ फ्री अवेलेबल हो, इसके चांसेस बहुत कम है। ऑब्वियसली इसका मतलब वो जब भी रिक्वेस्ट करेगी उसको, मान लो कि 100 में से 95 भी मिल गए लेकिन 5 भी नहीं मिले, तो वो तो 95 भी बोलेंगे तुम ही रख लो। तो इस बार जो 5 मिले थे, अगली बार जब रिक्वेस्ट की तो वो 5 मिल गए, लेकिन को पिछले जो 95 थे उसमें से 3-4 गायब हो गए। अगली बार की तो फिर अलग से सेट चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, रिसोर्सेज की, या तो फिर वो ज्यादा पॉपुलर रिसोर्सेज को रिक्वायर करती हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट में अंडरगो स्टार्वेशन, यस और नो। सो अनदर थिंग इज these are the two things, or these are the two drawbacks, and this is the approach. Now ये तो हमने फर्स्ट अप्रोच की बात की, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या,
व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? देखो सेकंड अप्रोच क्या कहती है यार, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। सेकंड अप्रोच क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइजेशन जो था वो एफिशिएंट नहीं था। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या वो होता है? देखो भाई, जब तुमको रिसोर्स R3 की जरूरत नहीं है तब तो तुम रिसोर्स R3 की डिमांड करना मत, तब तो तुम रिसोर्स R3 की डिमांड करना मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा ठीक है, तो बोले नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जिस फेज में जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो उस फेज में उसी रिसोर्स का यूज करो। जिस फेज में जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो उस फेज के स्टार्टिंग में सिर्फ उसी रिक्वेस्ट रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करो, और अगर रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो उस फेज का एग्जीक्यूशन करो। अगर रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो उस फेज का एग्जीक्यूशन करो। जैसे ही फेज चेंज होता है, इसका मतलब जैसे ही आपको एक न्यू सेट ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही आपको एक न्यू सेट ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करो, आपके पास जो पुराने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनमें से कुछ की आपको हो सकता है आगे जरूरत हो और कुछ की आगे जरूरत ना हो। तो जिनकी जरूरत नहीं थी उनको तो आप वैसे ही रिलीज करने वाले थे, जिनकी जरूरत नहीं थी उनको तो आप वैसे ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन जिनकी आगे भी जरूरत थी उनको आप होल्ड करते और नए वाले के लिए वेट करते। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बिफोर मेकिंग अ फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर the resources, before making a fresh request for the resources, release all the allocated resources। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे उन सबको सबसे पहले रिलीज करो, एंड देन मेक अ फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर ऑल द required resources in the next phase, for all the required resources in the next phase। तो यहाँ क्या करेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये R1 और R2 दोनों को रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद दोनों R2 और R3 दोनों के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर दोनों ही जो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैं दोनों मिल जाते हैं तो ये आपके एग्जीक्यूशन सेकंड फेज का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर इसको एक मिला और दूसरा नहीं मिला, अगर इसको एक मिला और दूसरा नहीं मिला, तो ये वापस से इन दोनों को रिलीज कर देगा और थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा और वेट करने लगेगा। क्लियर है? क्लियर है ये कहानी? दूसरे वाले में क्या बोल रहा हूं मैं? सो बस दिस अप्रोच टू